मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिनेश गजबीर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल डीएनए द्वारा सभी विषयों की सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। आज का यह सेशन मुख्यतः कक्षा 6वीं को टारगेट करके किया जा रहा है, जो यूपीएससी, पीसी और अदर स्टेट एग्जाम के लिए भी उपयुक्त है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की इस सेशन में हम पढ़ेंगे घटना और उनके स्रोत, घटनाएं क्या होती है, स्रोत क्या होते हैं, क्यों स्रोत आवश्यक है, और साथ ही पाठ्यक्रम में आए हुए शब्दावली का भी अध्ययन करेंगे और उसको मूल रूप में किस प्रकार समझा जाए, उसका मूल सेंस क्या है, इस पर हम अग्रसर होंगे। घटनाएं और जानकारी क्यों आवश्यक है? इतिहास को जानने के लिए मुख्य तौर पर घटना और स्रोत दोनों ही आवश्यक है। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि आप पिछले संडे कहाँ घूमने गए थे, इस बात की जानकारी के लिए आप कहाँ घूमने गए थे, इसलिए आप याद करोगे। इस तरह आपका घूमने जाना यह घटना हो गई और उसको याददाश्त द्वारा हमने ये तय किया कि घटना कैसे हुई, कौन कौन सी घटनाएं घटी, क्या क्या क्रियाकलाप हमने किए, इस तौर पे हमने याद किया। तो उस घटना को, जैसे कि आप टहलने गए थे, कहाँ कहाँ गए थे, इसको जानने के लिए जो आपकी याददाश्त है वो स्रोत का काम की। इस तरह टहलना आपका घटना हो गई और याददाश्त आपका स्रोत हो गया। चलो और दूसरी एक घटना ले लेते हैं और इसको और सार्थकता से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि जून के शुरुआती दिनों में गुजरात में बिपरजॉय तूफान आया था, उससे काफी जान माल की हानि हुई, जैसा कि आप जानते भी होंगे। अब इसके हर एक पहलू को यदि हमको जानना है तो उस टाइम के अखबार या वीडियोस को खंगालना होगा। इस तरह उस घटना को जानने के लिए अखबार या वीडियो जो स्रोत का काम कर रहे हैं, घटनाओं की सार्थकता को हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। चलो ये तो बातें अभी वर्तमान की हुई। इस आधार पे हम अखबार, वीडियोस और याददाश्त के आधार पर भी घटनाओं को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन आपसे यदि यह पूछा जाए कि 200 वर्ष पहले कोई घटना हुई, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, इसकी जानकारी में न तब वीडियो बनती थी न अखबार होता था। तो इसकी जानकारी के लिए उस समय जो लोग थे उनके द्वारा अपना इतिहास लिखा गया, अपने क्रियाकलापों को संग्रहित करके रखा गया। तो उन माध्यमों से उनके इतिहास को हम जानते हैं, अर्थात तब जो घटनाएं घटी उसको समझने के लिए उस समय के जो दस्तावेज मिलते हैं उनके आधार पर हम उन घटनाओं को जानते हैं। और हम यह जानते हैं कि जो घटनाओं को जानने के लिए जो कुछ भी प्रयुक्त हो रहा है वही स्रोत है। तो हम देखते हैं कि 200 साल पहले जहां अखबार, वीडियो और याददाश्त वाली बात तो नहीं है, क्योंकि 200 साल तक तो कोई व्यक्ति जीवित रह ही नहीं सकता। उसकी जानकारी के लिए अभिलेख, पांडुलिपि या पत्थर और ईंटों से बने अवशेष, चित्रों और मूर्तियों के आधार पर जानकारी प्राप्त करते हैं। अब तक हम समझ गए कि अखबार, याददाश्त, वीडियोस, ये सारी चीजों को तो हम भली भांति जानते हैं, किंतु जैसे यहाँ नया एक शब्दावली आ गई, अभिलेख। अभिलेख पत्थर या धातु पर लिखे हुए लेख होते हैं। ये पत्थर या धातु के कठोर लेख पहले के राजाओं द्वारा यूज किए जाते थे। ये क्यों यूज करते थे राजा लोग, तथा राजा रानी की जो जीवन की घटनाएं होती है उनको लिखवाते थे। इसी तरह यहाँ एक दूसरा शब्द आया है, पांडुलिपि। पांडुलिपि का मतलब होता है ताड़पत्र या भोजपत्र पर हाथ से लिखे हुए लेख होते हैं। लड़ाई में अर्जित उपलब्धियों को रेखांकित करने, संग्रहित करके रखने। ताड़पत्र जो है ताड़ के पत्तों पर लिखे हुए लेख होते थे, और भोजपत्र जो है भुर्ज नामक वृक्ष के छाल पर लिखे हुए लेख होते थे। इस तरह हम यह देखते हैं कि समय के अनुरूप स्रोत भी बदलते हैं। जैसे आज के युग में अखबार है, वीडियोस है, उसके आधार पर हम घटनाओं को देख सकते हैं। साहित्य उसके आधार पर देख सकते हैं। प्राचीन काल में पांडुलिपि, अभिलेख जैसे औजार आदि स्रोत से पता लगाया जाता था। अन्य स्रोतों में यदि हम देखें तो औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के आदि सम्मिलित होते हैं। अब यहाँ दो शब्द आए हैं, औजार और हथियार। औजार वे होते हैं जो किसी कार्य को सरलता से करने के लिए
आसान बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे हथौड़ी, कैंची हो गई। ये जो उपयोग में आती है, जो हमारी दिनचर्या में उपयोग में आती है, वो औजार कहलाते हैं। इसके विपरीत हथियार वो होते हैं जो अपना बचाव करने या किसी को आघात पहुंचाने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे चाकू, तलवार, बंदूक। अब आपके पाठ्यक्रम में अतीत से संबंधित शब्दावली दी गई है। यह अतीत हमारे अतीत नाम से शब्दावली है, जो यह दर्शाता है कि अतीत बहुवचन को दर्शाता है, क्योंकि इसके साथ हमारे जुड़ा हुआ है। लेखक का पुस्तक लिखने का तात्पर्य हमारे अतीत यह है, अतीत में और वर्तमान में भी हम देखें तो घटनाएं एक पे ही आधारित नहीं होती। उस समय में सभी वर्ग विद्यमान थे, जैसे आज भी विद्यमान है। श्रमिक वर्ग, राजा वर्ग, कवि वर्ग, लेखक वर्ग आदि सम्मिलित थे। इसलिए सभी के संयुक्त इतिहास को हम बहुवचन के रूप में ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अतीत मीन्स बीता हुआ समय, अतः बीते हुए समय को अतीत कहेंगे। तथा उस समय में जो घटनाएं हुई, पुरातन समय में, प्राचीन समय में जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं की जानकारी, प्राचीन समय में जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं को प्राचीन कालीन घटनाएं कहेंगे। अब दूसरी शब्दावली हम देखते हैं कि पुरातत्व क्या है। पुरातत्व भी एक स्रोत है जो उत्खनन से प्राप्त होते हैं, जैसे सिक्के, मूर्तियां आदि। इसके बाद और एक शब्दावली आती है, पुरातत्वविद क्या है। तो इन स्रोतों को खोजने के लिए जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। अब हम समझते हैं कि इतिहासकार क्या है। तो निश्चित तौर पर जो इतिहास लिखता है वही इतिहासकार है, अतः वह व्यक्ति जो इतिहास लिखता है वो इतिहासकार है। अब इतिहास वह किस तरीके से लिखता है, तो इतिहासकार मुख्य तौर पर स्रोत या तथ्य या साधन के आधार पर अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। अर्थात इतिहास लिखने के लिए उसको स्रोत और स्वयं के विचार दोनों का सम्मिलित रूप लेता है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि कोई भी इतिहास पूर्णतः 100% सही है, क्योंकि इतिहासकार की अपनी एक समझ होती है, अपनी एक सोच होती है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई घटना आज से 500 साल पूर्व हुई और इतिहासकार अभी उसको लिपिबद्ध कर रहा है। तब की समाज, तब का परिवेश अलग था, आज का समाज, आज का परिवेश अलग है। अतः इतिहासकार खुद के भाव, विचार उसमें इन्वॉल्व कर देता है। इस तरीके से इतिहासकार जो लेखन लिखता है वो पूरा 100%, 100% सही नहीं माना जा सकता। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि किसी भी इतिहास को पढ़ने के पहले उसके रचनाकार का व्यक्तित्व जानना आवश्यक है। आज के इस लेक्चर को आप कैसे लिख सकते हैं, इसलिए हम नोट्स के तौर पर आपको वो सुविधा दे रहे हैं, ताकि आप किसी बुक पर निर्भर न होकर हमारे लेक्चर के बल पर ही आगे तक के अपने जो भी कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करके रख सकें।